जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आपका हमारे चैनल अपने शिक्षा हिंदी में स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की गणित, जहां हम हर एक चैप्टर को क्या कर रहे हैं, कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हमारा जो अगला चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 1.3। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल से पता होगा कि जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उससे पहले एक 10 या 15 मिनट का मैं एक सेशन लेता हूँ, जहाँ पे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे कंसेप्ट बनते हैं वो सारे को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद में अगले दिन उसको क्या करता हूँ, चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ये मेरा तरीका है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी सारे कंसेप्ट बन सकते थे, जितने भी सारे कंसेप्ट बन सकते हैं, उन सारे कंसेप्ट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे। क्योंकि गणित जो है ना वो समझने वाली चीज़ है। जब आप गणित को समझ के याद करने पे आ जाते हैं, रटने पे आ जाते हैं, तो आपके लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप में से 95% बच्चों को गणित में दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गणित में बहुत सारी दिक्कत होती है। उसका कारण है कि कंसेप्ट को नहीं समझते हुए सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पे फोकस करना। ठीक है, क्योंकि गणित कोई थ्योरी का चीज़ नहीं, ये एक समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है यानी कि प्रश्न वाली 1.3 है, इसमें खास करके अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? अपरिमेय संख्याओं की बात की गई है। तो जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो वहाँ सबसे पहले मैंने आप लोगों को नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी के बारे में बताया था। लेकिन आज थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय के बारे में रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा परिमेय संख्याओं की। तो जितने भी सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है। पी बट्टा क्यू कोई यहाँ पे नंबर्स हैं जिसको हम लोग भिन्न रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर क्यू, जो कि यहाँ पे क्या है, हर है, हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। हर आपका क्या होना नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जहाँ पर पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ऐसी कोई भी संख्या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में यानी कि भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है, और नीचे जो संख्या आपकी क्या है, हर है, वो आपका शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जिस किसी भी संख्या को पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो हमारी क्या कहलाएंगी, वो हमारी कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। वो हमारी कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना वो खास करके अपरिमेय संख्याओं के ऊपर है। किसके ऊपर है? अपरिमेय संख्याओं के ऊपर है। तो आज हम इसके प्रूफ को देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को हम लोग आखिर प्रूफ कैसे करते हैं। इससे पहले आपने 9 क्लास में भी या फिर इस क्लास 10th में भी, इसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ परिमेय की बात की गई है, लेकिन अपरिमेय के जो सत्यापन है यानी कि प्रूफ की बात नहीं की गई है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ कैसे करते हैं। और खास करके इसमें अगर जो थ्योरी का यूज किया गया है ना, इसको प्रूव करने के लिए जो भी जितनी भी सारी थ्योरीज का यूज किया जाएगा, जितनी भी सारी क्या है थ्योरीज का यूज किया जाएगा, उनके बारे में समझेंगे कि इन थ्योरी को कहाँ से लाया गया है और यहाँ इनकी ज़रूरत क्या है। इसके ऐसा नहीं कि हमने थ्योरी को लिखा और हमने बस उसको क्या कर दिया, 2-3 बार रिवाइज किया या फिर उसको याद कर लिया और हमें पता चल गया कि हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, तैयार हो गया। ये थोड़ा सा मैथ पढ़ने का, खासकर गणित पढ़ने का ये थोड़ा गलत तरीका है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो उसमें जितने भी सारे कंसेप्ट का यूज किया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अगर हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, एक एक स्टेप को जो है ना डिकोड करते हुए चलेंगे, यानी कि उसको खोलते हुए चलेंगे कि ये आया कहाँ से। ठीक है भाई, तो हमारा जो ये है, ये सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये कहा गया है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले ये मान लेना होगा कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हमें लिखने की जरूरत है यहाँ पे, माना कि, क्या लिखने की जरूरत है, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। और जब भी परिमेय संख्या की बात करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए √2 बराबर पी बट्टा क्यू यानी कि ए बट्टा बी के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जहां पर भिन्नात्मक रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां पर बी, और जहां पर बी आपका यानी कि जो आपका हर है वो जीरो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि कोई भी संख्या जिसको हम लोग पी बट्टा क्यू के रूप में यानी कि भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं, ए बट्टा बी के रूप में या फिर बी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इसका हर जो है ना वो जीरो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हमारे कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तो हमने √2 को एक परिमेय संख्या माना, इसीलिए हम परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं वो हमने लिख दिया। परिमेय संख्या ए बट्टा बी यानी कि भिन्नात्मक रूप में होता है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, जीरो नहीं होती है। यही है ना भाई, इसके अलावा तो और कोई नहीं है, इसके अलावा तो और कहीं नहीं। तो अब लिखने की जरूरत है हमें, क्या है, जहां ए एवं बी
जहाँ ए एवं बी पूर्णांक हैं, ए एवं बी पूर्णांक हैं एवं इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल वन है। जहां पर ए और बी हमारे क्या है, पूर्णांक है, एवं इनके अभयनिष्ठ गुणनखंड केवल वन है। इनके अभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं है। अब एक चीज समझ में आती है, चलिए अभी तक हमने परिमेय संख्या के बारे में क्या पढ़ा था, अब देखो यार कंसेप्ट कैसे काम करता है, कंसेप्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है, वो तरीका क्या है समझने का, वो देखते हैं। तो हमने अभी तक हमें क्या पता था परिमेय संख्या के बारे में कि वो p बट्टा q यानी कि भिन्नात्मक रूप में हो सकता है, और जहां पर हर जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए, इतना तो हमें पता था। लेकिन दुनियावी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, अगर उन्हें हम सिंप्लीफाई करें यानी कि उसको हम छोटा करें, तो इनके अभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल वन निकलेंगे। ये वाली बात थोड़ी समझ नहीं आई भैया, थोड़ा समझाएंगे जी। समझते हैं भाई। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 16 और यहाँ पर लिख लिया 12, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया 16, मैंने यहाँ पर लिख लिया 12। अब मैं इसको अगर गुणनखंड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुनी 2 गुनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आप करके देख लीजिए सर, इतनी आएगी। 12 का करता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 तीने 12। मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड लिए, इसके गुणनखंड लिए। अगर मैं इसके अभयनिष्ठ, अभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, तो पहला 2 है और दूसरा भी क्या है, 2 है। यानी कि इनके जो अभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है 2 गुने 2, और तो कोई अभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि दोनों कॉमन नहीं है। तो आपने तो कहा था भैया कि इनके अभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होंगे। अब ये तो आ रहे हैं, ये भी तो p बट्टा q के रूप में है, यानी कि ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या कहा, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि इसको अगर छोटा करेंगे, उसके बाद का सिनेरियो देखते हैं भाई। तो 2 से इसको काटते हैं, 2 8 या 16, 2 6 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौकी 8, 2 तीन 6, आपका कितना निकल के गया, 4/3। अब इसका हम करते हैं यार, तो इसका करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 3। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है भाई, ऊपर अगर मैं 1 दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इन दोनों के बीच में बोलिए कॉमन क्या है, अभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कॉमन क्या है, अब 1 आ गया, अब 1 आ गया भाई। यानी कि पहले हमें पता था कि परिमेय संख्या जो होता है ना वो p बट्टा q के रूप में, यानी कि भिन्नात्मक रूप में तो होता है, जहां पर b यानी कि नीचे वाली जो संख्या है वो जीरो नहीं होना चाहिए, हर आपका जीरो नहीं। इतनी कहानी हमें पता थी। अब एक नया कहानी हमारे पास क्या आएगा कि क्या आ गया कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है उन्हें अगर हम छोटा रूप में लिखें, यानी कि उसको काट छांट के छोटा कर दे, तो उनके बीच का जो अभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी कि उनके बीच का जो कॉमन गुणनखंड है वो केवल और केवल क्या है, 1 आएगा। अब मुझे बताइए, जिस बंदे ने अभी एलसीएम एचसीएफ की मेरी क्लास देखी होगी पिछले वाली, उसे 1 मिनट में पता चल जाएगा कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में जो अभयनिष्ठ गुणनखंड होता है ना, वही क्या होता है मेरे भाई, वही एचसीएफ होता है। अब बताओ, हर चैप्टर किसी न किसी तरीके से हर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, बताओ। अगर जिस बंदे ने वहां पर एचसीएफ वाली कंसेप्ट अच्छे से सीखी होगी, एलसीएम वाली कंसेप्ट सीखी होगी, तो आज उसको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने वहां भी याद वाला प्रोसेस अपनाया था, अपने सारे क्वेश्चनों को बना के बस नोट्स बना लिए थे, तब आपको आज यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी आने वाली है भाई। जो सत्य है सो सत्य है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे थोड़ा सा। ये तो हमने तो यही है आज का टॉपिक, जो हम धीरे धीरे जो चैप्टर है ना उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि इसका यूज आखिर हम लोग कर कैसे रहे हैं, कर क्यों रहे हैं। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर √2 मैंने लिखा, √2/1 कुछ नहीं है तो 1 होता है, और a/b हमने लिखा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इक्वल टू आपका क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर आपका निकल के आ जाएगा √2b, a बराबर आपका निकल के आ जाएगा √2b। अब इधर लिखते हैं वर्ग करने पर, अब लिखते हैं क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब हम थोड़ा वर्ग कर देते हैं भाई, तो इसको वर्ग करते हैं तो ये आपका a² आ जाएगा, और जब √2 का स्क्वायर करते हैं, जब √2 को वर्ग करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका 2 निकल के आ जाएगा। तो इसको करेंगे 2, इसको करेंगे क्या हो जाएगा आपका b², और ये हम इसको लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है भाई। अब तक की, यहाँ तक की जो कहानी है, यहाँ तक की कहानी बस इतनी है, a² बराबर 2b²। अभी तक हमने यही करा है। अब एक चीज यहां से निकल के आती है, जब भी कोई संख्या स्क्वायर है, जैसे अगर a² के बदले में यहाँ पर 25 लिख दूं, 5 का स्क्वायर कर दूं, तो अब मुझे बताओ ये संख्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं, इधर चाहे कुछ भी हो, यह संख्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं। अगर मैं 5 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 5 लिख सकता हूँ ना भाई, 5 × 5 लिख सकता हूँ, और यह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, यह 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उसी तरह
उसी तरह अगर मैं दूसरी संख्या को लिखता हूँ जहाँ पर मैं 16 लिखता हूँ तो इसको मैं करूँगा 2 गुनी 2 गुनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये भी किससे डिवाइड होगी? 2 से विभाजित होगी। यानी कि ये जो ए स्क्वायर है ये किससे विभाजित होगा? ए से विभाजित हो जाएगा भाई। ये जो ए स्क्वायर है ये किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। अतः एक लाइन यहाँ पर लिखना होगा, ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। अतः हमारा जो ए स्क्वायर है 2 से विभाजित होगा। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात है, लेकिन जो आपका आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर या 2 से विभाजित हो, यानी कि उसके वर्गों से विभाजित हो, तो साथ ही साथ वो संख्या उससे विभाजित होगी। जैसे अगर कोई संख्या ए स्क्वायर, मैं मान के चलता हूँ अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, मैं ये मान के चलता हूँ अगर 2 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये 2 से विभाजित है कि नहीं मेरे भाई? 2 से विभाजित है। तो मुझे ये बात माननी पड़ेगी, आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि ये जो अगर 2 है स्क्वायर में अगर यहाँ से हटा दूँ, तो अगर मैं 2 यहाँ से निकाल लूँ तो ये 2 भी किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं भाई। अगर कोई संख्या का वर्ग, जैसे मैंने 5 स्क्वायर ले लिया, ये किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो ये संख्या हमारी क्या है? 5 है। तो ये 5 भी किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। अब बताओ ये बात सही है या नहीं? तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमारा हमें क्या कहता है? अंकगणित का जो हमारा आधारभूत प्रमेय है, ठीक है, अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है वो हमें क्या कहता है? वो हमें कहता है कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के हिसाब से तो ए भी क्या करेगा? 2 से विभाजित होगा मेरे भाई। तो क्या होगा? ए भी 2 से विभाजित होगा। अब यहां तक ये लाइन समझ में आ गई। अब एक बार हमने क्या किया कि हमने ये चेक किया कि ये बात सही है। अब हमारे मन में थोड़ा सा डाउट था, हमारे मन में थोड़ा सा डाउट ये हो गया कि भैया ये बात तो आपने सही कही कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के हिसाब से ये सही है, तो क्या हम अगर ए स्क्वायर के बदले दूसरा कोई वैल्यू रख के देखें तो भी क्या ये इस चीज से डिवाइड करेगा क्या? इसीलिए हम ये कर लेते हैं, माना कि एक और हम अपने हिसाब से मान रख लेते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं माना कि ए बराबर, ए के बदले अब हमने मान रखना शुरू कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं 2c, जहाँ पर c भी क्या है? जहाँ पर c क्या है? एक पूर्णांक है। कोई भी आप पूर्णांक ले सकते हैं, जहाँ पर c भी क्या है? एक पूर्णांक है। अब देखो यार ये कंसेप्ट कैसे यहाँ से निकल के आती है। अब इस कंसेप्ट को यहाँ से देखना, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा a बराबर 2c आ गया, a बराबर 2c। अब करते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो a का मान है ना, इसको समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण जो हमारा एक है ना, इसमें रख देते हैं a का मान बराबर 2c स्क्वायर दिया हुआ है। तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, c का वैल्यू कितना? c स्क्वायर हो जाएगा भाई। बराबर ही किसके बराबर है? 2b स्क्वायर के बराबर है। अब इसको थोड़ा काट लेते हैं, 2b स्क्वायर के बराबर, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2c जो स्क्वायर है ना वो किसके बराबर है? b स्क्वायर के बराबर है। यानी कि किसके बराबर है? बी स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, ये जो कंडीशन अभी आप देख रहे हो, क्या ये सेम कंडीशन इसके जैसा नहीं हो गया क्या? क्या ये सेम कंडीशन इसके जैसा नहीं हो गया क्या? क्या ये सेम कंडीशन इसके जैसा नहीं हो गया क्या? इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारा 2 है ना भाई, ये भी किसको विभाजित करेगा? बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। और जब 2 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो आधारभूत अंकगणित के प्रमेय के हिसाब से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के हिसाब से ये हमारा 2 भी किसको विभाजित करेगा? ये 2 बी को विभाजित करेगा, ये 2 बी को विभाजित करेगा, ये 2 भी बी को क्या करेगा? ये 2 भी बी को विभाजित करेगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कि अब ये जो ए और बी का जो कंसेप्ट है ना, ये ए और बी का जो कंसेप्ट है ना, इसके कम से कम एक गुणनखंड कौन सा होगा? 2 होगा। इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने जो देखा, इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो भी संख्याएं थी, हमने जो भी माना, उसके अकॉर्डिंग ये 2 जो है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ भी डिवीजन कर रहा है। ये 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 2 यहाँ पर बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में एक कॉमन गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है भाई? ये समझने वाली थोड़ी सी बात। ए और बी में जो हमारा कॉमन गुणनखंड निकल के आ रहा है वो बी निकल के आ रहा है। यानी कि ए और बी का जो एक कॉमन गुणनखंड होगा, कम से कम 2 तो होगा ही। एक कॉमन गुणनखंड, एक कॉमन गुणनखंड की बात करेंगे, एक कॉमन गुणनखंड की बात करते हैं। एक कॉमन गुणनखंड क्या निकल के आएगा? यानी कि एक कॉमन गुणनखंड 2 तो आ ही रहा है भाई। एक कॉमन गुणनखंड कितना बन के आ रहा है? 2 बन के आ रहा है।
यानी कि एक अवयनिष्ठ गुणनखंड की बात करेंगे तो अवयनिष्ठ गुणनखंड 2, क्योंकि ये दो जो है ना, ये एक बार ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ए को विभाजित कर रहा है, वहीं एक बार 2 बी को विभाजित कर रहा है भाई। और ऐसी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे, यानी कि दोनों में है, जो बी में भी उपस्थित है और जो ए में भी उपस्थित है, यानी कि दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में कॉमन है। और जो दोनों संख्या में कॉमन होता है वो क्या होता है, उन दोनों का क्या होता है, गुणनखंड होता है मेरे भाई। तो कॉमन गुणनखंड इन दोनों का, ए और बी का कॉमन गुणनखंड क्या है, एक 2 निकल के आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या माने हुए हैं, जहाँ ए और बी एक पूर्णांक है, उनके अवयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होंगे। इसका मतलब ये एक चीज गलत हो सकता है, इसका मतलब दो कंडीशन निकल रहे हैं। या तो ये 2 जो है ना, ये 2 हमने ये गलत कैलकुलेट कर लिया है, गलत निकाल लिया है, या फिर हमने जो ये मान रखा है कि अवयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होंगे, ये गलत है। एक तो गलत है, कोई एक चीज गलत है। अब ये जो आ रखा है, ये 2, ये तो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये आ रहा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग। अब प्रमेय तो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि प्रमेय का मतलब होता है हर सिचुएशन पे क्या कर जाना, लागू कर जाना, अगर उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बन रहे हैं तो प्रमेय के हिसाब से ये तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच, ए और बीच के जो कॉमन गुणनखंड बन के आ रहा है वो 2 तो आ रहा है। यानी कि हमने जो मान रखा है मेरे भाई, हमने जो मान रखा है कि ए और बी पूर्णांक है और इसके अवयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होंगे, और हमने जो ये मान रखा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, गड़बड़ी यहाँ पे है। यानी कि ये जो हमारी कल्पना को, ये जो अब आ गया ना कि कॉमन गुणनखंड क्या होंगे, 2 होंगे, इसने हमारी सारी जो कल्पनाएं थी, हमारी सारी जो मानने का जो प्रोसेस था ना, उसको चरमरा दिया, इसको एकदम ढीला गिले भूकंप की तरह गिरा दिया भाई। यानी कि अगर ये बात विरोध करती है, अगर हमारे मानने को ये विरोध कर रही है कि ये √2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था भाई, कि ये जो प्रोसेस हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना कि ए बी ये कहाँ से आ गया, ये बी ये सी कहाँ से आ गया, इसका कारण क्या था, कौन सा प्रमेय से हमने लिया था, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये क्या मिल जाए, कॉमन गुणनखंड मिल जाए भाई। ये जो पूरा प्रोसेस हमने दोहराया ना, इसका करने का कारण एक था कि हमें इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में एक कॉमन गुणनखंड मिल जाए, ताकि हम ये साबित कर पाएँ कि हमने जो ये मान रखा है कि इन दोनों के बीच का जो अवयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन गुणनखंड जो 1 आ रहा है वो 1 नहीं है। और जैसे ही ये साबित हो जाता है, इसका मतलब हमने जो मान रखा है वो पूरा कंसेप्ट क्या है, गलत है। यानी कि हमने जो मान रखा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था आज का क्लास, जहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज 1.3 है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जितने भी बन सकते थे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे करा दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं अगले क्लास में आपके कमेंट के जवाब देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हमारे अगले क्लास में इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है।